जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं IFRS S1। हमने लास्ट क्लास में हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी और उसके बाद हमने कहा अब आपके पास लेक्चर्स मौजूद हैं, यहाँ हम आपको ओरिएंटेशन देंगे अबाउट IFRS S1। जो भी हम लेक्चर्स पढ़ते जाएंगे, जो वीकली लेक्चर्स होंगे, उनकी आपको ओरिएंटेशन मिलेगी और उस ओरिएंटेशन के बाद फिर आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि जब आपने लेक्चर्स देखे हैं तो यू कैन आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस एंड वी विल आल्सो डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस हियर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा जो पहला एरिया है, जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है IFRS S1, जो कि जैसे मैंने ओरिएंटेशन में बताया, इट्स अ फाउंडेशनल स्टैंडर्ड जो बताता है कि सस्टेनेबिलिटी के पूरे टॉपिक में हम रिपोर्ट क्या करेंगे। व्हाट इज द स्कोप ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, व्हाट इज द स्कोप, वो पूरा पैरामीटर बाउंड्री क्या है जिसके अंदर हम रिपोर्ट करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और फिर कंटेंट जो हम करेंगे रिपोर्ट, उसकी इंफॉर्मेशन के, उसके रिपोर्टिंग के पिलर्स या कोर कंटेंट्स क्या है, ये डिस्कस करेंगे हम। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। S1 IFRS S1 कहता है जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अंडरलाइन द वर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अंडरलाइन द वर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैं बात कर रहा हूं कि दिस इज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। IFRS S1 क्या कह रहा है? जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो दिस IFRS S1 it sets the foundation of what will be reported in sustainability। ठीक है जी। आइए अब इसके कंटेंट्स क्या हैं। जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ, ये आ गया। अच्छा जी, जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाई IFRS S1? ठीक है जी। जो पहली बात मैंने कहा वो आप आइडेंटिफाई करें, जैसे ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट्स वन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। मैं आगे इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। IFRS S1 आने से पहले क्या था, यानी ये जो S1 S2 आए हैं, इसका लैंडस्केप समझने की ज़रूरत है तो इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। जैसे मैंने ओरिएंटेशन में बताया, देयर वाज एन अल्फ़ाबेट सूप ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड सेटर्स। एक TCFD के नाम से एक टास्क फोर्स थी, US में एक SASB था, एक वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन थी, ऐसे इस तरह के बहुत डिफरेंट छोटे छोटे स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ थी। हर एक ने अपनी एक दुकान चमकाई भी थी, एक 1.5 ईंट की मस्जिद थी कि जी अपने स्टैंडर्ड्स वो बताते थे कि जी इस तरीके से आप रिपोर्ट करें। तो जब आप के पास इस तरीके से अल्फ़ाबेट सूट ऑफ स्टैंडर्ड सेटेड था तो एक फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप ऑफ रिपोर्टिंग थी। सस्टेनेबिलिटी के नाम पे फील गुड CSR रिपोर्टिंग हो रही थी, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट नहीं थी। जो प्राइमरी यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, या जिन्हें कंपनी के हम की स्टेक होल्डर्स कहते हैं, किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी के जो हम की स्टेक होल्डर्स कहते हैं, वो की स्टेक होल्डर्स किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी के क्या होते हैं? वो होते हैं वो जो उसको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, इक्विटी होल्डर्स यानी शेयर होल्डर्स, लैंडर्स और फिर क्रेडिटर्स। ठीक है, बाद में एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, गवर्नमेंट भी होती है, सोसाइटी भी है, कस्टमर्स भी हैं, लेकिन जो की ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं, जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ इदारे में, उन्हें हम की स्टेक होल्डर्स कहते हैं, नंबर 1 स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो उनको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में। जी हमने ट्री प्लांटेशन एक्सरसाइज कर ली, हमने जी वो इंडस हॉस्पिटल का ब्लंट गेम कर दिया, अब उस पर 3 पेज की जो है ना तस्वीरें लगी हुई हैं और कहानी लगी हुई है। हमने जी वो ट्री प्लांटेशन एक्सरसाइज की एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ना, हमने एक वेलबींग का सेशन कर दिया और योगा की क्लासें हो रही हैं। ठीक है, हो रही हैं। हाउ डज इट इम्पैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू, इट्स कैश फ्लोज, इट्स एक्सेस टू फाइनेंस? नो। तो इन्वेस्टर्स को यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो सबसे पहला जब IFRS S1 आया है तो सबसे पहली इसकी जो की बात क्या है, इन्वेस्टर्स डिमांड डिसीजन यूजफुल सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन। डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन। डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी लोगों को, इन्वेस्टर्स को स्पेशली। ठीक है, तो और अच्छी बातें तो ऑर्गेनाइजेशंस बता रही थी, लेकिन जो की रिस्क हैं, सस्टेनेबिलिटी रिस्क की अभी मैं बात करूंगा, जो कि बड़े वैलिड
एंड वैल्यूएबल रिस्क हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही हैं आजकल, उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट नहीं कर रही थी। नेचुरली आपकी इंक्लिनेशन क्या होती है रिपोर्टिंग करते हुए एन ऑर्गेनाइजेशन, जो अच्छी अच्छी चीज़ है वो बता दूँ, और जो रिलेटिवली ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी चीज़ नहीं है उसको रिपोर्ट ना करें। तो बैलेंस रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी। अब एग्जाम्पल है ना, एक कोल फायर्ड सीमेंट प्लांट है फॉर एग्जाम्पल, तो कोल फायर्ड इन्वायरमेंट का क्या बेड़ा गर्क कर रहा है, उसकी हम कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हमने जी वो 50 दरख्त लगा दिए, हमारे जो ना स्टाफ ने वो, हमने जी एक स्कूल के लिए एक चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कर दी, CSR एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन हम डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे और की रिस्क की भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। क्योंकि जब आप इन्वायरमेंट का इतना बेड़ा गर्क करते हैं कोल फायर्ड, तो हम आगे जाके बात करेंगे, तो गवर्नमेंट्स आर नाउ ट्राइंग टू रिड्यूस इमिशंस एंड देयर कार्बन फुटप्रिंट। तो कल उस पर पेनल्टी आ सकती है, कल कार्बन टैक्स आ सकता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम की रिस्क नहीं बता रहे। ठीक है, हमारी कोस्टल रिफाइनरी है और वहाँ फ्लड का खतरा है, ये सस्टेनेबिलिटी रिस्क है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर, इसे क्लाइमेट फिजिकल रिस्क कहते हैं, इसका जिक्र हम नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जी हमारे स्टाफ गए और उन्होंने जी वो TCF के स्कूल्स में इतनी दिन वॉलंटियरिंग कर ली। So this was the main reason IFRS S1 came in. Then because of the different landscape of reporting standards, companies were reporting inconsistently. ये दूसरा बड़ा इशू था जिसको इसने एड्रेस किया है कि एक यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड, जैसे IFRS अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, यूनिफॉर्म ग्लोबल सारी कंपनीज ऑपरेट करती हैं। ऐसे कहा कि हर मुल्क ने अगर अपने अपने सस्टेनेबिलिटी की 4 दीवारें बनाई हुई हैं तो उन दीवारों को तोड़ें, ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाएं, ताकि एक कंपनी मलेशिया में रिपोर्ट करे, ब्राज़ील में करे, मैक्सिको में करे, दुबई में करे, पाकिस्तान में करे, सबकी रिपोर्टिंग एक स्टैंडर्ड पे हो तो इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल हो। तीसरा, सस्टेनेबिलिटी की जो रिपोर्टिंग हो रही थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डीलिंक्ड थी। ठीक है ना। अब लेट्स से मैंने एक बात की कि जी आप शेल का, मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ, उनकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी है हिस्टोरिकली, तो उन्होंने कहा कि जी देखें हम IS को समझते हैं, IS 36 जो इम्पेयरमेंट का IS है, उसमें एक रिफाइनरी की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड हो गई, तो उन्होंने सस्टेनेबिलिटी में उसकी कहानी लिखी, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ सस्टेनेबिलिटी, और सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर को IS 16 के डिस्क्लोजर से लिंक किया कि देखें हमारी फला यूरोप की कंट्री में इतनी बड़ी रिफाइनरी थी, गोइंग फॉरवर्ड वहाँ EVs आ गई हैं, वहाँ फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन बिकॉज ऑफ दिस आइस, इंटरनल कंबशन इंजन्स कम हो रहे हैं, और भी कंपनीज जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रही हैं, तो मेरी रिफाइनरी का आउटपुट जो डिमांड है वहाँ कम हो रही है, तो मैं वो रिफाइंड प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकूंगा अगले 15-20 साल में, तो उसकी वजह से वो जो एसेट है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू कम हो गई, उस पर इम्पेयरमेंट मैंने रिकॉर्ड किया है। दिस इज बिकॉज ऑफ, हम इसे कहते हैं क्लाइमेट ट्रांजिशन रिस्क। when governments, when economies move from high carbon to low carbon economy, जब फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन अपनी कम करेंगे तो उसका एक रिस्क है कि जो इस तरह की कार मैन्युफैक्चरर्स या रिफाइनरीज जो कि ऑयल प्रोडक्ट्स को रिफाइन करती हैं, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। जब उनकी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल और डीजल बनाने वाली रिफाइनरीज की डिमांड कम हो जाएगी, तो उन एसेट्स पे क्या आएगी, इम्पेयरमेंट आएगी। तो उन्होंने वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सस्टेनेबिलिटी से लिंक किया। ठीक है, तो ये लिंकिंग जनरली नहीं हो रही थी, इस IS S1 ने इस लिंकिंग को मैंडेटरी किया है। स्टैंडर्ड ग्लोबल एक आ गया और इसने कहा है कि क्या रिपोर्ट करें आप, डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन। What IFRS is not, जो उसने कहा कि इट्स नॉट अ CSR स्टोरी टेलिंग, इसने कहा है कि आप CSR स्टोरी टेलिंग नहीं करें, आप बताएं इंफॉर्मेशन अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन विच इज डिसीजन यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, नॉट जस्ट लिमिटेड टू एनवायरमेंट इशूज। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। हमारे सप्लाई चेन के इश्यूज, HR के इश्यूज, इवन डेटा प्राइवेसी के इश्यूज, दे डू इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस रेपुटेशन एंड अल्टीमेटली दे इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैश फ्लोज, है ना, फ्यूचर पोटेंशियल, एक्सेस टू फाइनेंस, तो उसके इंटरप्राइज के प्रॉस्पेक्ट्स या वैल्यू को इम्पैक्ट जो भी चीज़ें करती हैं ESG में, इन्वायरमेंट भी, सोशल भी, गवर्नेंस में भी, वो सारे आपके ऑपरेशंस से रिलेटेड, ऑपरेशंस भी और ESG जितने वो रिस्क, ठीक है ना, आपके जो कि ESG के, नॉट जस्ट इन्वायरमेंट, जो कि आपकी कंपनी की वैल्यू को इम्पैक्ट करते हैं, वो इसमें है। तो इट्स नॉट जस्ट इन्वायरमेंट, इट्स ऑल सोशल भी है, उसमें गवर्नेंस एलिमेंट भी है।
उसमें यानी सप्लाई चेन भी आ गया, उसमें HR की चीज़ें भी आ गई, उसमें और एलिमेंट्स भी आ गए। एंड इट इज़ नॉट अ वॉलंटरी के दिल चाहा इस साल बना ली, दिल चाहा नहीं बनाई, आधी बना दी पूरी बना दी, नहीं। ये S1 मैंडेटरी करता है फुल कंप्लायंस। कंप्लायंस स्टेटमेंट में वो कहता है लिखें कि मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की, तो लिखें कि आई एम कंप्लायंट विद S1। अदरवाइज अगर आपने पार्ट कंप्लाई किया है तो लिखें कि आई एम नॉट कंप्लायंट। तो इट्स फुल कंप्लायंस इज मैंडेटरी। पाकिस्तान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, क्योंकि ये नए स्टैंडर्ड्स आए हैं और चूंकि ये नए स्टैंडर्ड्स आने के बाद थोड़ा सा टाइम दिया जाता है फॉर पीपल टू लर्न, अडॉप्ट, अंडरस्टैंड एंड देन इम्प्लीमेंट। तो वो एंटिटीज़ जो कि जिसको मैं कहता हूँ लार्ज लिस्टेड एंटिटीज़, वेरी लार्ज लिस्टेड एंटिटीज़, ठीक है ना, जिनमें से कोई 3 में से 2 कंडीशन पूरी हो, एक टर्नओवर की कंडीशन है, एक एम्प्लॉइज़ की है, एक एसेट्स की है। 2 आउट ऑफ द 3 हो, वो कंपनीज जिनका एनुअल टर्नओवर 25 अरब से ज़्यादा है ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स, एम्प्लॉइज़ 1000 से ज़्यादा हैं और एसेट्स 12.5 से ज़्यादा है, इनमें से कोई 2 कंडीशन पूरी हो जाए। यानी एम्प्लॉइज़ भले 500 हैं लेकिन टर्नओवर 50 अरब का है और एसेट 60 अरब के हैं, तो फॉल हो जाएगी कंपनी इस कैटेगरी फेज़ 1 में। फेज़ 1 की कंपनी वो के लिए क्या है कि जो जुलाई 1 2025 के बाद से जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, यानी जो जून 30 2026 के बनाएंगे या उसके बाद के बनाएंगे, सितंबर दिसंबर के बनाएंगे, तो 1 जुलाई 2025 से ऑनवर्ड्स का रिपोर्टिंग पीरियड हो गया। उस रिपोर्टिंग पीरियड पे आपने S1 अप्लाई करना है, S1 S2 दोनों। सिर्फ उसमें यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए तो आपको सर्टेन मंथ्स होते हैं, आप 3 महीने में कंप्लीट करते हैं। पहले साल में यहाँ वो बनाने के लिए, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के लिए आपको 9 महीने का टाइम दिया गया है। दूसरे फेज में कौन सी कंपनियां हैं? वो कंपनियां जिनका टर्नओवर 12.5 इसका 50% हो गया, जिसके एसेट्स 6.5 अरब 6.25 अरब से ज़्यादा हैं या एम्प्लॉइज 500 से ज़्यादा हैं। अगेन 2 कंडीशंस मीट हो गई, एम्प्लॉई 700 हैं और एसेट्स 8 अरब के हैं। भले टर्नओवर जो है ना आपका 6-7 अरब है, टर्नओवर की कंडीशन मीट नहीं हुई, लेकिन ये 2 कंडीशन अगर मीट हो गई, ये मीट हो गई और ये मीट हो गई, तो 100% आप इसमें फॉल कर गए, ठीक है। उनके लिए जो 2030 जून 2027 या उससे ऑनवर्ड्स की चीज़ें हैं उस पे ये अप्लाई होगा, उसके ऑनवर्ड्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फेज 3 में बाकी सारी जो कि इससे छोटी कंपनियां हो गई, यानी दिस इज़ वेरी लार्ज, मैं ऐसे यूं कहूँ, दिस इज़ लार्ज और दिस इज़ ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज और ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज के साथ साथ जो अनलिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ हैं। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ की डेफिनेशन हमारे कंपनीज के अंदर है, मैं उसमें नहीं जाता, ठीक है ना। जिनका जैसे शुगर की एंटिटीज़ हैं, वो जो कंपनीज हैं या और इस तरह की पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ हैं, उन सब पे ये रजिस्टर्ड विद SEC, ऑफ कोर्स पार्टनरशिप्स पे, सोल प्रोप्राइटर्स पे ये नहीं है, उस पे ये फेज 3 पे यानी 2028 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टार्टिंग 1 जुलाई 2027 का मतलब कंप्लीट कब होंगी? 30 जून 2028 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल है। पहले साल आपको उस रिपोर्ट का ऑडिट नहीं कराना, दूसरे साल से ऑडिट मैंडेटरी है। ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी यानी जो स्टैट्यूटरी है टू प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रॉम सेकेंड ईयर से वो रिपोर्टिंग करेंगे उस पर। पहले साल छोड़ दें, यानी लेट से ये वाली कंपनी है फेज 3 की, ये 30 जून 2028 की रिपोर्टिंग बनाएंगी, उस पर ऑडिट नहीं है। लेकिन अगले साल जो 30 जून 2029 पे बनाएंगे, इस पे ऑडिट करना पड़ेगा। फेज 1 वाली कंपनीज हैं 30 जून 2026 के अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी बना रहे होंगे और उसके बाद उस पर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे, उस पर अश्योरेंस नहीं है। लेकिन अब 30 जून 2027 की जो इनकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, उसकी अश्योरेंस मैंडेटरी है फ्रॉम द सेम ऑडिटर्स जो कि कंपनी के हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल से लिंक्ड है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी का भी ऑडिट करेंगे। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट टू बी अप्रूव लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड करेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर रिपोर्टिंग विद इन 9 मंथ्स है। और हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक ट्रांजिशन का बेनिफिट ये है हमारे पास कि जो S2 में स्कोप 3 इमिशंस हैं वो फर्स्ट ईयर नहीं, वो सेकंड ईयर से आप करें, उसके लिए भी 1 साल का ट्रांजिशन आपको मजीद दिया गया है। सो यू हैव गॉट इनफ ट्रांजिशन हेयर, यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन मौजूद है।
ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम नीचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। IFRS S1 में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि इसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस क्या हैं, क्या स्कोप है, क्या रिपोर्टिंग करनी है, अभी हम उसका जिक्र करेंगे, क्या फाउंडेशन हैं जिनको फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल्स क्या है, मटीरियलिटी का, कनेक्टिविटी का, फेयर प्रेजेंटेशन, फेथफुल प्रेजेंटेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसकी करेंगे। फिर प्रेजेंटेशन किस फॉर्मेट में होगी, उसके कंटेंट क्या होंगे, वो है इसका। और फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड जजमेंट के एरियाज हैं। ये 4 मोटे मोटे एरियाज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि IFRS S1 का हिस्सा है। जो आप लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ S1 क्या है? S1 कहता है कि आप वो सारी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ की इंफॉर्मेशन दें जो कि क्या है, जैसे अभी हमने जिक्र किया, विच इज़ यूजफुल टू प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिन्हें जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कहते हैं, हम उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। उनको हेल्प करे इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू दी एंटिटी। प्राइमरी यूजर्स कौन है? जो की स्टेक होल्डर्स जिन्हें मैं कह रहा हूँ उनको प्राइमरी यूजर्स भी कहते हैं। जो की स्टेक होल्डर्स हैं वो प्राइमरी यूजर्स हैं। और वो कौन है? वो एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स, लेंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स, प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल जिन्हें आप कह लें। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। हम बात कर रहे हैं अबाउट प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल कह लें, राइट। वो इंफॉर्मेशन जो उनके लिए यूजफुल हो। यूजफुल किस चीज के लिए? अबाउट जो काम वो क्या करते हैं, अबाउट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू दी एंटिटी। ठीक है, वो सारी, यानी प्रिंसिपल स्कोप क्या है? वो इंफॉर्मेशन दें जो ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी यूजर्स के लिए रेलेवेंट है। ठीक है ना। और प्राइमरी यूजर्स के लिए जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो है जो एंटिटीज के, वो कहता है अफेक्ट करती है प्रॉस्पेक्ट्स को, यानी डिस्क्लोज सस्टेनेबिलिटी दैट इम्पैक्ट एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स, विच मीन्स, या बार बार जुमला मुझसे सुनेंगे, विच अफेक्ट एंटिटीज कैश फ्लोस, इट्स एक्सेस टू फाइनेंस, इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सादे ज़बान में हर वो चीज़ जो मटीरियली आपके कैश फ्लोस को, आपके P&L, बैलेंस शीट, क्योंकि वो भी तो इम्पैक्ट करेगी ना एक्सेस टू फाइनेंस को, वो इम्पैक्ट करे, या कोई ऐसा रेपुटेशनल एरिया है उसको ऐसा इम्पैक्ट करे कि कोई आपको कैपिटल ना देना चाहे उसकी वजह से, या कैपिटल दे तो आपको हाई रेट पे दे क्योंकि वो समझे कि आप बहुत रिस्की हैं। ठीक है। सो कमिंग बैक टू इट, आपने वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ की सारी इंफॉर्मेशन देनी है विच इज़ यूजफुल फॉर प्राइमरी यूजर्स। और यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या होगी उनके लिए? उसको वो कहता है जो कि एंटिटी के प्रॉस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करे, उसके कैश फ्लोज को इम्पैक्ट करे। कैश फ्लोज के साथ ही हम कहते हैं एंटरप्राइज वैल्यू को, यानी बैलेंस शीट, P&L को मटीरियली इम्पैक्ट करेगी तो कैश फ्लोज को भी करेगी। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो एंटिटी के प्रॉस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करे और जो उसके एक्सेस टू फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को करे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने बतानी है। ऑल सच सस्टेनेबिलिटी, अब ये स्कोप है, इसको बार बार जहन में रखना है। विच मीन्स इसने एक्सक्लूड कर दी जनरल CSR रिपोर्टिंग। ठीक है, मैं भी जिक्र करूंगा कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन इट, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन इट, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फिर रिपीट कर रहा हूं क्या है, पढ़ें इसको 2-3-4 बार पढ़ें ताकि जहन में बैठ जाए। Objective is to require an entity to disclose information about sustainability risks and opportunities that is useful to primary users. तो information किन के perspective से बनाई जा रही है? Primary users. Primary users कौन है? वो भी उसने define कर दिया। Primary users ये हैं भाई। Primary users कौन है? Primary users are existing and potential investors, lenders. यानी मैं उसको कह रहा हूँ primary users are providers of capital. Investors आज एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल ऑल्सो, प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल वो इसमें शामिल हो गए। दे आर ऑल इंक्लूडेड इन इट। अच्छा, आप उनके लिए व्हाट इज यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल क्या है? जो कि एंटिटी के प्रोस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करे, यानी स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है डिस्क्लोजर, इन अदर वर्ड्स, ऑफ ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट कुड रीजनेबली अफेक्ट एंटिटीज
प्रोस्पेक्ट्स कहता है। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब कैश फ्लोज, एक्सेस टू फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। ये पैरा 3 की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। सादे ज़बान में मैं कह रहा हूँ कि हर वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ की इंफॉर्मेशन या वो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की आपने बात करनी है जो मटीरियली, ऑफ कोर्स इमटीरियल नहीं, मटीरियली आपके कैश फ्लोज को इम्पैक्ट करे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट करे, आसान ज़बान में कहते हैं, या योर एबिलिटी टू एक्सेस फाइनेंस को करे, या आपके लिए फाइनेंस को एक्सपेंसिव कर दे। यानी अगर इफ़ यू आर अ हाईली कार्बन इंटेंसिव एंटिटी तो बैंक्स आपको सस्ते रेट पे नहीं देंगे, बहुत महंगा कर देंगे आज के चंद साल बाद आपके लिए एक्सेस टू फाइनेंस। ठीक है, अगर आपकी ब्रांड रेपुटेशन इम्पैक्ट हो गई क्योंकि जी आप फॉर एनी रीज़न आप पे कोई लीगल फाइन्स लग गया, बिकॉज कोई कस्टमर का डेटा आपने लीक कर लिया या कोई डेटा प्राइवेसी इश्यूज हो गए, ठीक है, तो उससे क्या होगा अल्टीमेटली लोग आपको पैसा देते हुए घबराएंगे, योर एक्सेस टू फाइनेंस वुड बी लिमिटेड। ठीक है ना। So if there is any such thing that is impacting your cash flows, यानी financial statements, your ability to attract finance and your cost of finance, cost of capital, that's relevant information, ये benchmark है। और of course वो सारी related risks and opportunities that are not expected to affect an entity's prospects are outside the scope। वो IFRS S1 नहीं कहता कि आप करें, आपने खुद एक अलग अपनी रिपोर्ट बनानी है, वो बना लें फील गुड के लिए, लेकिन S1 की रिक्वायरमेंट में वो कहता है वो हमारे स्कोप से बाहर है, हम आपको नहीं कह रहे कि वो आप रिपोर्ट करें, क्योंकि इतने थद्दे इंफॉर्मेशन के बनाने के बजाय S1 का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ससिंक्ट, ब्रीफ बट डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन दें, काम की इंफॉर्मेशन दें, कहानियां बहुत ज़्यादा ना दें, ये है सादे ज़बान में इसका एसेंस। And enable better investor decisions objective। Forward looking financially connected disclosures क्या करेंगे? They help investors compare two similar companies, one well prepared and one not, is an example। अच्छा, अब कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि रेलिवेंट हैं, कौन सी नहीं है? आपने 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट किए डॉलर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी, इज इट मटीरियल? यस इट इज़ मटीरियल। विल इट मटीरियली इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स डिसीजन? सवाल ये है, हर वो चीज़ जो इम्पैक्ट करेगी इन्वेस्टर्स के मेकिंग डिसीजंस को। अफेक्ट्स कैश फ्लोज, फ्यूचर कॉस्ट एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशन। क्या 5000 चैरिटी डोनेशन आपने दी, स्टाफ कितने आवर्स वॉलंटियर करे? नो, ये रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज इट इज एक तो फाइनेंशियली इमटीरियल है और उसका आपके कैश फ्लोज पे और आपके एक्सेस टू फाइनेंस पे कोई इम्पैक्ट मटीरियली नहीं है। कंपनी वाइड आपने वाटर कन्वर्जेशन प्रोग्राम किया, उससे वाटर की सेफ्टी हुई, उसके आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट की सेविंग हुई, या रेगुलेटरी कोई कंप्लाइंस हुई, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पे वाटर कंजम्पशन की रेगुलेशंस हैं, उस पर वरना फ़ाइन लगते हैं, कम्युनिटी रिलेशंस ख़राब होते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली येस इट विल बी अ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू डिस्क्लोज। आपने ऑफिस में प्लांट लगा दिए एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपने कोई ट्रेनर को बुला के मेंटल हेल्थ का सेशन कर लिया, दैट्स इररेलेवेंट। कॉस्मेटिक, नो मेजरेबल बिजनेस इम्पैक्ट ऑन कंपनीज प्रॉस्पेक्ट्स। तो आपने चैरिटेबल डोनेशन कर दी कहीं किसी स्कूल में, आपने कोई प्रोग्राम स्पॉन्सर कर दिया, आपने कहीं स्टाफ के वॉलंटरी आवर्स कर लिए, आपने जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि भाई किसी हॉस्पिटल की वैन को बुला के ब्लड डोनेशन ड्राइव कर दी, दैट्स ऑल इररेलेवेंट। फिर आ जाएं तो ये स्कोप हो गया। अब स्कोप क्या हो गया? स्कोप हो गया ऑल सच इंफॉर्मेशन दैट इज डिसीजन यूजफुल फॉर प्राइमरी यूजर्स, all such sustainability risks and opportunities, and not just related to environment, complete ESG की वो सारी चीज़ें that can have an impact on entities prospects, which means its financial statements, enterprise value, access to finance, ये बात कर सकते हैं आप। Scope of IFRS S1 covers all sustainability topics with financial consequences, ये बात हो गई। ह्यूमन कैपिटल भी इसमें आता है, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, सब। अब क्या क्या ऐसे इश्यूज आएंगे जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनका हम जिक्र कर रहे हैं। सप्लाई चेन, कम्युनिटी, गवर्नेंस, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी ब्रीचेस कैन ऑल्सो बी, बिकॉज इफ दे अफेक्ट द ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट और रेगुलेशन अगर इम्पैक्ट हो गई, आपको पता चल गया कि जी आपका डेटा ब्रीच हो रहा है, तो आप उस कंपनी से डील करना बंद कर देंगे, तो आपके फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द एंटिटी जो है ना, ये एक सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क है। इफ इट इज़ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली, इट कैन इम्पैक्ट एंटिटीज रेपुटेशन, इट कैन इम्पैक्ट एंटिटीज कैश फ्लोज, इट कैन इम्पैक्ट एंटिटीज एक्सेस टू फाइनेंस एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
सो यस, इस स्कोप में सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं है, और भी चीज़ें हैं। अब आपकी प्रोडक्ट सेफ्टी का कोई इशू है, किसी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट आपकी सेफ नहीं रही, तो सस्टेनेबिलिटी रिस्क है। यस, बिकॉज अगर आपका सेफ्टी का इशू आ गया है तो कल ना सिर्फ रेगुलेटरी फाइन लगेंगे, कस्टमर्स प्रोडक्ट आपकी नहीं खरीदेंगे, तो नेचुरली इट्स अ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क। अच्छा, ये जो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क है, मैं एक और विंडो भी आपकी ओपन करता हूँ। डिटेल लेक्चर्स जो हैं मैं यहाँ उसे और आसान ज़बान में कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की, एंड इन अ समराइज्ड वे, कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर विद इन दी प्रेमिसेस ऑफ योर फैक्ट्री और बिजनेस। आपकी पूरी वैल्यू चेन में वो कहता है, हर वो चीज़ इन द वैल्यू चेन, यानी अपस्ट्रीम भी, सप्लायर्स भी, कस्टमर्स वाली साइड भी, रॉ मटेरियल परचेज से फिनिश प्रोडक्ट्स तक में कहीं भी कोई ऐसा रिस्क दैट हैज़ एन एबिलिटी to impact entities prospects, यानी कैश फ्लोज, एंटरप्राइज वैल्यू, एक्सेस टू फाइनेंस। एंटरप्राइज वैल्यू का वर्ड IFRS यूज नहीं करता, IFRS 3 वर्ड्स यूज करता है, ये मैं आपकी समझाने के लिए कह रहा हूँ। इम्पैक्ट एंटिटीज कैश फ्लोज, एक्सेस टू फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नेचुरली जब आपकी इंटरप्राइज की वैल्यू आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, तो आपके कैश फ्लोज पे इम्पैक्ट आएगा, आपके इन्वेस्टर्स, आपकी एक्सेस टू फाइनेंस पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये लॉजिकल है, इसलिए मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, वरना IFRS एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स को ऐसे डिफाइन करता है। एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स के लिए कहता है एंटिटीज कैश फ्लोज, एक्सेस टू फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो लिखा हुआ है सारा यहाँ, एंटिटीज कैश फ्लोज, एक्सेस टू फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो यस, ह्यूमन कैपिटल, सपोज करें आप टैलेंट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, if you are unable to attract talent or retain talent, अब प्रोफेशनल सर्विसेज इंडस्ट्री में ये एक बड़ा सस्टेनेबिलिटी रिस्क कहता है स्टैंडर्ड। हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज इंडस्ट्री का टॉपिक हमारे सिलेबस में है, जैसे ऑडिट फर्म्स हो गई, ठीक है ना, जैसे और सर्विसेज, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म्स हो गई, डेटा एनालिटिक्स फर्म्स हो गई। तो प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म में कहता है कि वो चलती ही लोगों पे हैं, उनका सबसे बड़ा एसेट ही ह्यूमन एसेट है। इफ़ यू आर अनएबल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट, it's a major risk for you, you know, because it will impact your future cash flows, it will impact your ability to, कल आपने कोई access to finance है या कुछ है। अब कुछ फर्म्स में दुनिया में प्राइवेट इक्विटी कैपिटल भी प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म में आया है, तो वो किसको देख के इन्वेस्ट करते हैं? वो वैल्यू करते हैं उन लोगों को, क्योंकि लोगों के जो एसेट है वो सबसे बड़ा क्या है, वो ह्यूमन कैपिटल है, उन्हीं के रिलेशनशिप हैं, उसी की बेसिस पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। उनकी कोई फैक्ट्री की कोई जो है ना हार्ड, यानी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं होती, कोई प्लांट एंड मशीनरी की। तो प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ह्यूमन कैपिटल। सिमिलरली सप्लाई चेन है, फॉर एग्जांपल, अब आपने आउटसोर्स किया हुआ है अपना कोई काम अपने सप्लायर को, ठीक है, और उस सप्लाई चेन में कोई आपकी ह्यूमन यानी जो कैपिटल है उसका मिसयूज़ या अब्यूज़ हो रहा है, उनको मिनिमम वेज नहीं मिल रही, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, और जनाब वहाँ पे और इस तरह के मसाइल हैं कि जी वो अंडर एज बच्चों को, जिसे चाइल्ड लेबर कहते हैं, वो है। तो कल क्या होगा? ऐसे हो सकता है कल अगर उस पर फ़ाइन लगेंगे और कल ये मीडिया में चीज़ आएगी, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो आपकी कंपनी पे इम्पेक्ट आएगा? यस आएगा। आजकल तो कस्टमर्स इतने कॉन्शियस हैं, पता चलता है कि यार ये अनएथिकल कंपनी है, इसकी लेबर प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है, तो कस्टमर्स बायकॉट कर देते हैं उसका, तो आपकी कैश फ्लोज पे इम्पेक्ट आएगा। आपके इन्वेस्टर्स आप पे पैसा लगाते हुए डरेंगे कि भाई हम ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें जिसकी रेपुटेशन ऐसी है। आपकी एक्सेस टू फाइनेंस पे मसला आ जाएगा। तो सप्लाई चेन के इश्यूज और सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, यस, अगर इस तरह के हैं। या आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आप केचप बनाते हैं, केचप शौक से सब खाते हैं, तो टमाटो आप कहीं से प्रोकर करते हैं, ठीक है, तो वो आपके सप्लायर्स हैं जो कि फार्मर्स हैं, जो कि टमाटर को उगाते हैं, टमाटो की जो है ना कल्टिवेशन करते हैं। अब फॉर सम क्लाइमेट रिलेटेड इशू उनकी वो जनाब वो वाटर स्कार्सिटी हो गई, या वेदर कंडीशंस ऐसे हो गई कि उनकी यील्ड ख़राब हो गई, या उनकी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट हो गई, तो वो आपको महंगा बेचेंगे, या आपको माल ही नहीं मिलेगा, टमाटर ही नहीं मिलेगा सीज़न में सही। तो ये एक रिस्क है बिकॉज ऑफ द वेदर, या एक्सट्रीम वेदर, रेनफॉल हो गई, फ्लड्स आ गए जैसे हुआ है अभी, तो बहुत सारी क्रॉप्स ज़ाया हो गई। तो अब क्लाइमेट की वजह से आपको तो नहीं, लेकिन आपके सप्लायर को, वैल्यू चेन में सप्लायर को इम्पैक्ट आएगा, विच में इम्पैक्ट योर रॉ मटेरियल सोर्सिंग, इट में इम्पैक्ट योर रॉ मटेरियल प्राइसिंग,
एंड अल्टीमेटली इट मे इम्पैक्ट योर कैश फ्लोज एंड योर ऑपरेशंस, तो ये क्या बन गया, ये एक सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क बन गया। ठीक है, आप बनाते हैं टोयोटा है या होंडा है, आप सिर्फ ज़िंदगी भर पेट्रोल और जो है ना आप डीजल की लेट से गाड़ियाँ बनाते रहे। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना आ गया और आपने टाइम पे चेंज नहीं किया, अब आपकी उन गाड़ियों की सेल कम हो जाएगी, आपको पता है आगे जाके, और उस प्लांट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क है। तो ये तो आपके अपने ऑपरेशंस का हो गया, मैंने सप्लाई चेन की भी एग्जांपल दे दी। कम्युनिटी में यस है। अब आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप जो है वो ऑयल एंड गैस, ENP हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ENP एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ऑयल एंड गैस। जैसे ऑर्गेनाइजेशन लाइक PPL, OGDC हैं हमारे यहाँ, या और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ड्रिलिंग करते हैं, ऑयल निकलता है, गैस निकलती है, डिस्कवरी होती है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कहते हैं उन्हें। अब जनाब आपने इस तरीके से एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की, उसकी बड़े इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स होते हैं इफ दिस नॉट मैनेज प्रॉपर्ली, और पता चला आपने पूरे एरिया के रकबे को तबाह कर दिया, उसको इन्वायरमेंटली अनलिवेबल बना दिया, या वाटर आप उसमें से जो है ना यूज़ करते हैं, या वाटर की कंटेमिनेशन कर देते हैं, अनसेफ ऑपरेशन किए। अब वहाँ ना आपके ऑपरेशन की वजह से ना लोगों के लिए पानी पॉइजनस हो गया, ना वो कैटल फार्मिंग कर सकते हैं, ना खुद पानी पी सकते हैं, वो एरिया को आपने पॉइजनस कर दिया, उनकी लैंड को भी, उनके वाटर को भी। तो क्या आप समझते हैं कि फिर अल्टीमेटली आप पे ये बात नहीं आएगी, आपको रेगुलेटर नहीं फाइन करेगा, कम्युनिटी आपके अगेंस्ट एहतजाज नहीं करेगी, आपकी हम कहते हैं सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट इम्पैक्ट नहीं होगा कि रोज़ हड़ताल होगी, प्रोटेस्ट होंगी, आपके ऑपरेशंस बंद होंगे, ठीक है, आप पे लीगल केसेस लगेंगे, फाइन्स होंगे, तो इम्पैक्ट नहीं करेंगे आपके कैश फ्लोस को, आपकी एक्सेस टू फाइनेंस को। कोई इन्वेस्टर फिर करेगा आपको, आप अगर आप अनसेफ प्रैक्टिसेस के साथ इस तरीके से ऑपरेट करेंगे और कम्युनिटी का ख्याल नहीं करेंगे, तो ये वाला एलिमेंट भी सस्टेनेबिलिटी रिस्क बन जाएगा, इस तरह के इश्यूज़। डेटा सिक्योरिटी की मैंने बात कर ली, आप बैंक हैं और पता चले जी आपके कस्टमर का डेटा लीक हो गया, या आप एक कस्टमर प्लेटफॉर्म है, आप जो है ना वो अमेज़ॉन और eBay ऑफ द वर्ल्ड पे करते हैं और आपकी डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी ब्रीच हो गई, कस्टमर्स का डेटा लीक हो गया और उसमें आ गया जनाब, मीडिया में आ गया कि जी इसका डेटा हैक हो गया, फलां हो गया। अब कस्टमर डरेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन पुट इन करते हुए। या कोई आप प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म है और आपने क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी आपने ब्रीच कर दी, तो फिर क्या होगा, फिर आप पे इम्पैक्ट आएगा ना, आपकी रेपुटेशन इम्पैक्ट होगी, अगली बार कस्टमर्स नहीं आएंगे, तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट। तो ये है स्कोप, और इस स्कोप को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ, अल्दो लेक्चर्स में है लेकिन आज भी। क्या IFRS S1 वो सारे टॉपिक्स कवर करता है दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन एंटिटीज प्रोस्पेक्ट्स which is decision useful for primary users actually। अच्छा, IFRS S2 S1 फाउंडेशन है, ये मैंने ओरिएंटेशन क्लास में ही बताया था, और S2 टॉपिकल स्टैंडर्ड है। तो बुनियादी फाउंडेशनल स्टैंडर्ड S1 है, उसके नीचे या उसके अंडर फिर बाकी सारे स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, S2 आएगा, S3 आएगा, S4 आएगा। रिपोर्टिंग बाउंड्री, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बाउंड्री है, तो जितनी सब्सिडियरीज, सबको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो कंसोलिडेशन करते हैं, कंसोलिडेटेड एंटिटी अगर आपकी है, तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कंसोलिडेशन की बाउंड्री है वही आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री है फॉर सस्टेनेबिलिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो आप करें अपनी 50 सब्सिडियरीज की मिला के, और सस्टेनेबिलिटी के लिए कहते हैं कि 20 सब्सिडी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 30 सब्सिडियरीज और अपनी करूँगा। नो, entity sustainability disclosures shall be for the same reporting entity as financial statements। तो जो रिपोर्टिंग बाउंड्री और रिपोर्टिंग पीरियड भी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग बाउंड्री है, आसान बात हो गई, वही सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन की है। जो रिपोर्टिंग पीरियड उसका है वही रिपोर्टिंग पीरियड आपका होगा। जो हमने यहाँ बात लिख भी दी एज एन एग्जाम्पल, इफ अ सब्सिडियरी इज कंसोलिडेटेड सो आर इट्स सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट्स। अच्छा जी, इंक्लूड्स द वैल्यू चेन, जैसे मैंने बात कर ली, इट्स नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन योर ओन ऑपरेशन या विद इन योर प्रीमिसेस बट एंटायर वैल्यू चेन। सेम रिपोर्टिंग पीरियड, मैंने ये बात कर ली, ठीक है जी। कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस क्या हैं आप इसकी, वो कहता है जब आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे ना भाई, तो आप तहजीबन अखलाकन, जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग के प्रिंसिपल्स हैं
कि इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना दें, रेलिवेंट दें, ये तो कॉमन सेंस है। फेथफुली प्रेजेंट करें। फेथफुल प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। रेलिवेंट हो और फेथफुली प्रेजेंट हो। पहले मैं फेथफुल पे आ जाता हूँ। फेथफुल इंफॉर्मेशन वो होती है जो कंप्लीट हो, जो न्यूट्रल हो विदाउट बायस, और जो एक्यूरेट हो। एक इनएक्यूरेट ना हो, गलत रिपोर्टिंग, ये तो वैसे ही मतलब मिस स्टेटमेंट हो गई। इनकम्प्लीट भी बताते खुद एक गलत चीज है, आधा सच भी गलत है। आप आधी बात ना करें, पूरी बात करें, ठीक है ना। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ना दें। आप ये बताएं, आप ये तो बता रहे हैं कि जी हमने रिन्यूएबल में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, ये नहीं बता रहे कि आज की तारीख में एमिशंस हैं कितनी और क्या होगा आगे जाके। अच्छी चीज बता दी कि हम रिन्यूएबल में इन्वेस्ट कर रहे हैं जनाब, एमिशंस इतनी रिडक्शन हो जाएगी, आज कर क्या रहे हैं वो भी तो बताएं, है ना। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ना दें, और न्यूट्रल हो। अच्छी अच्छी बातें तो बता रहे हैं, रिस्क की बात नहीं बता रहे, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं, ये ना हो। तो न्यूट्रल हो, विदाउट बायस हो, कंप्लीट हो और एक्यूरेट हो। ये जब तीन चीजें होती हैं तो हम कहते हैं कि आपने फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कर दी, आपने ईमानदारी से रिप्रेजेंटेशन कर दी। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन यानी ईमानदारी की रिपोर्टिंग। ईमानदारी, झूठ ना हो, पूरी बात हो, और उसमें कोई बायस ना हो, ठीक है। यानी अवॉइड चेरी पिकिंग हो, कि अच्छी अच्छी चीजें कर दी, जैसे मैंने कहा एनर्जी सेविंग्स तो कर दी, पर उसका कॉस्ट और उसका इम्पैक्ट नहीं बताया, ठीक है। तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो गई। और रेलेवेंट, अब रेलेवेंट वो है जो कि यूजर्स के लिए मटेरियल होगी, तो यूजर्स के लिए रेलेवेंट भी होगी। तो मटीरियलिटी इज लिंक्ड टू रेलेवेंस। मटीरियलिटी क्या है? मटीरियलिटी का कोई ये थ्रेशोल्ड नहीं बताता, ठीक है ना। ये नहीं कहता कि जी $10,000 से बड़ी की आप जो है ना वो सारी रिप्रेजेंट कर दें, या $1,00,000 से ज़्यादा की सारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करें। वो ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ के हिसाब से मैटर करेगा। तो इसलिए ये जजमेंट आप पे छोड़ता है एज एन एंटिटी, आप पे ट्रस्ट करता है स्टैंडर्ड, कि हर वो चीज़ जो आप समझते हैं जो कि इन प्राइमरी यूज़र्स, जो कि इन्वेस्टर्स, लेंडर्स या क्रेडिटर हैं, क्योंकि सारी रिपोर्टिंग जहन में रखें उनके पर्सपेक्टिव से हो रही है। ये रिपोर्टिंग किनके पर्सपेक्टिव से हो रही है? प्राइमरी यूजर्स के पर्सपेक्टिव से हो रही है, जो कंपनी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इक्विटी की फॉर्म में करें, चाहे वो डेट की फॉर्म में करें। प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल के लिए ये रिपोर्टिंग हो रही है। इंफॉर्मेशन मटेरियल है जब इंपैक्ट करेगी उनके डिसीजन मेकिंग को। इफ इट इज नॉट इंपैक्टिंग देयर डिसीजन मेकिंग, इट इज इमटेरियल। अब छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है $50,000 की इंफॉर्मेशन मटेरियल हो फॉर द इन्वेस्टर्स। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए शायद $1 मिलियन भी मटेरियल ना हो, जो अरबों डॉलर की है, उसके लिए शायद थ्रेशोल्ड उनके लिए $10 मिलियन हो, $15 मिलियन हो, ठीक है ना। छोटा सा एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए शायद $50,000 भी रेलिवेंट हो जाए, रेलिवेंट यानी मटेरियल हो जाए। तो मटेरियलिटी इज एन एंटिटी स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ रेलिवेंस बेस्ड ऑन नेचर एंड मैग्नीट्यूड और बोथ, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। मटीरियलिटी दैट हैज एन इम्पैक्ट, और उसको डिफाइन कैसे करता है? एनीथिंग दैट हैज एन एबिलिटी टू इम्पैक्ट, क्या मटीरियलिटी आगे बताता है? एनीथिंग दैट कैन इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर्स डिसीजंस। इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ अगर उसको ओमिट किया या मिस स्टेट किया, ऑब्सकर किया, दैट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस ऑफ यूजर्स। ये एक प्रिंसिपल दे दिया उसने। हर वो इंफॉर्मेशन जो प्राइमरी यूजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट है वो मटेरियल है। तो इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बड़ी आसान हो गई। हर वो चीज़ जो मटेरियल है वो आपको वो रेलेवेंट मटेरियल, इररेलेवेंट तो वैसे ही छोड़ते हैं, और रेलेवेंट में भी जो इमटेरियल है वो इररेलेवेंट है। तो मटेरियल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने देनी है और फेथफुली देनी है। फेथफुल का मतलब एक्यूरेट हो, झूठ ना हो, कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट ना हो, और न्यूट्रल हो, उसमें कोई बायस ना हो, टिल्ट ना हो कि आप बात को घुमा के दें, घुमा के ना करें, सीधी बात करें। तो बिल्कुल अच्छे प्रिंसिपल्स हैं। और फिर उसके बाद वो कहता है एडिशनली इंफॉर्मेशन का एक फीचर ये भी होना चाहिए कि वो कंपेरेबल हो और वेरीफाइबल, हवा में बातें ना हो, ठीक है ना, कि यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा। मतलब जजमेंट भी है तो एक रीजनेबल जजमेंट हो, कंपेरेबल हो और वेरीफाइबल हो। ये इंफॉर्मेशन की और अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं। ये ना हो कि एक साल कंपेरेबल या वेरीफाइबल के लिए क्यों ये कहा है, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था, उन्होंने एक बार हमें रिपोर्ट किया एज ऑन बोर्ड कि जी हमारा एम्प्लॉई टर्नओवर ये है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा था, 27%, 28%। अगले साल उन्होंने कहा जी हमारा टर्नओवर ना 18% हो गया है। जब मैंने डीप डाइव किया तो उन्होंने डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर चेंज कर दी।
पहले एम्प्लॉय टर्नओवर में सारे एम्प्लॉयज आते थे विद इन प्रोबेशन, नॉट विद इन प्रोबेशन सब। अब उन्होंने कहा जो विद इन प्रोबेशन निकल गए ना वो हमने टर्नओवर से निकाल दिया, विद इन 6 मंथ जो निकल गए भाई अब तो इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं रही ना। 27% को 18% से कंपेयर कर रहे हो तो पिछला भी रीस्टेट करो। जब पिछला रीस्टेट किया तो पता चला जी पिछला 17% था, उसी डेफिनेशन पे अब 18 हो गया है। तो इंप्रूव नहीं हुआ बल्कि खराब हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने गलत डेफिनेशन ही चेंज कर दी। मेरी बात समझ रहे हैं कि पहले पिछले साल हमें दिखाया कि जी 27% टर्नओवर था, अब 18% हो गया, तो हमने बड़ी इंप्रूवमेंट कर दी। जब हम उसकी डिटेल में नहीं जाते तो हमें पता ही ना चलता पीछे इन्होंने क्या किया। डिटेल में गए तो पता चला कि एम्प्लॉय टर्नओवर की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। पहले उसमें सारे एम्प्लॉयज आते थे, जो विद इन प्रोबेशन हो या सर्टेन पीरियड हो वो भी चले गए तो वो टर्नओवर का हिस्सा है। अब उन्होंने कहा जो 3 या 6 महीने के अंदर अंदर चले गए वो टर्नओवर का हिस्सा नहीं है, तो नेचुरली टर्नओवर ही चेंज हो गया ना। जब सेम पैरामीटर डेफिनेशन पे कंपेयर किया तो पता चला कि ये 17 और 18% था, पिछले साल 17 था अभी 18 हो गया है। तो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कंपेरेबल नहीं थी, तो इसलिए गलत थी वो। ठीक है, तो डेफिनेशन ही चेंज कर दी। इसको आप यूं भी कह सकते हैं शायद इनएक्यूरेट में भी आ जाएगा। तो ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी और कंपेरेबल भी नहीं थी। या बाद औकात एक रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी, इसमें फ़र्क है। नॉट ऑल रिन्यूएबल एनर्जीज आर क्लीन, हल्के हल्के फ़र्क होते हैं। तो डेफिनेशंस चेंज ना करें। कंपेरेबल मतलब जिस तरीके से पिछली बार हमने मीटर डेटा लिया था, इस बार एस्टिमेटेड डेटा ले लिया। अरे भाई ये क्या हुआ, या तो पिछला भी उसी एस्टिमेट पे करें, तभी पता चलेगा ना ईयर टू ईयर क्या बेहतरी हुई है। तो ये भी प्रिंसिपल, ये IFRS बनाने वाले चूँकि सारी चीज़ें वहाँ पे स्टैंडर्ड सेटर सोच रहे होते हैं, तो उनको पता है कि कंपनियाँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे होशियारी दिखाती हैं, तो उन्होंने ये प्रिंसिपल्स बता दिए कि इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल एंड वेरीफाइबल। मटीरियलिटी में भले एक चीज़ लो प्रोबेबिलिटी हो बट हाई इम्पैक्ट हो, वो भी आती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोबेबिलिटी ये है कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर माई प्लांट माइट गो इनटू शट डाउन, कि इतनी सख्त तेज़ बारिश हो जाए कि मेरा प्लांट का शट डाउन हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 या 2% है। लेकिन अगर हो जाए तो इसका इम्पैक्ट इतना सीरियस है कि it can have a huge devastating impact on the plant and equipment as well, and it can also shut down my plant for 18 days, 20 days, 40 days. तो ये ह्यूज ऑपरेशनल इम्पैक्ट एज वेल। तो भी मटेरियल है, भले उसकी प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन उसका इम्पैक्ट सीरियस है, तो इट विल बी कॉल्ड अ मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो ये तो वही सारी बात है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कहता है। तो वही डिसीजन, वही कॉन्सेप्ट यहाँ बोरो किया गया है, कोई नई चीज़ नहीं आई मटेरियलिटी की। अच्छा जी, तो यहाँ तक मेरा ख्याल है, या पढ़िएगा फिर उसकी और डिटेल्स हैं। लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। अच्छा, एक चीज़ सिर्फ वो एग्जाम्प्ट कहता है आपको। मैं एक छोटी एक यहाँ तक कर लेता हूँ, कंटेंट से पहले ये कंप्लीट करता हूँ, फिर हम MCQs में जाते हैं। एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन के प्रिंसिपल्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं इस पर नहीं जाता कि इन्फॉर्मेशन अगर एक जैसी है तो एग्रीगेट कर दें, एक जैसी नहीं है तो डिसएग्रीगेट कर दें। ठीक है ना। अगर कोई जजमेंट्स किए हैं तो हर साल, जैसे हम एस्टीमेट्स को IFRS भी यही कहता है, ये वहीं से बोरो किया गया है, हर साल उनको रिव्यू करें रिपोर्टिंग पीरियड पे। जैसे हम यूज़फुल लाइफ का हर साल हम कहते हैं ना कि हम रिव्यू करें कि यूज़फुल लाइफ का एस्टीमेट ठीक है या नहीं है। तो जितने जजमेंट्स आप कर रहे हैं वो हर साल रिपोर्टिंग पीरियड पे आप रिव्यू करें, ये अंडरस्टूड बात है। अच्छा, फिर ये कहता है कि लॉज एंड रेगुलेशंस, ये भी बड़ी कॉमन सेंस की बात करता है कि अगर सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड आपके यहाँ कोई कानून आया हुआ है, तो अगर कोई कानून कोई इन्फॉर्मेशन कहता है वो आपको रिपोर्ट करनी है। कानून मना करता है कि इन्फॉर्मेशन ना दें, IFRS S1 कहता है दें, कानून मना कर देता है ना दें, तो फिर नहीं देंगे, कानून को फॉलो करेंगे, कानून के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे। स्टैंडर्ड ये तो नहीं कह सकता कि आप लॉ को अबाइड ना करें। स्टैंडर्ड तो कहता है लॉ को आप अबाइड करें। स्पेसिफिक इंक्लूजन है, इंक्लूड करें। स्पेसिफिक इंक्लूजन है, एक्सक्लूजन है, आप ना डिस्क्लोज करें, क्योंकि कानून को करें। कानून आपको गुंजाइश देता है कि ऑप्शन देता है कि करें या ना करें, और स्टैंडर्ड कहता है करें तो फिर फॉलो करें स्टैंडर्ड को। बस ये बात है। जहां कानून स्पेसिफिकली S1 नहीं कहता है कि रिपोर्ट करें, कानून कहता है कि जो आपने एम्प्लॉइज की जो है जितने वॉलंटरी आवर्स हैं या जो चैरिटेबल डोनेशंस आपने किए हैं वो रिपोर्ट करें। S1 नहीं कहता है कि चैरिटेबल डोनेशंस आप रिपोर्ट करें, कानून कहता है तो आपको रिपोर्ट करनी है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। वो कहता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में चैरिटेबल डोनेशंस भी डालें, कानून कह देता है।
तो करनी पड़ेगी। कानून कहता है कि जी ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड फॉर एग्जांपल फलानी इंफॉर्मेशन आपने नहीं डिस्क्लोज करनी है, S1 कहता है करनी है, कानून मना कर देता है कि नहीं करें, ठीक है, तो आपको नहीं करनी पड़ेगी, आप रोक देंगे। जो कानून मना करेगा वो नहीं देंगे, कानून कहेगा करें वो करेंगे, कानून के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जहां कानून गुंजाइश छोड़ देता है, इफ द लॉ गिव्स ऑप्शन, अगर ऑप्शन देता है कि भले करें या ना करें, और एंड जो है वो स्टैंडर्ड कहता है करें, तो फिर स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। जो तो कानून ने गुंजाइश दी है, कानून ने मना नहीं किया, तो फिर आप शर्ट डिस्क्लोज करेंगे। सिर्फ एक चीज वो कहता है कि आपको हम इजाजत देते हैं कि आप सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड ना दें, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा वैलिड कंसर्न आया था जब ये स्टैंडर्ड बन रहा था। तो जब हम यहाँ देख रहे थे, वो कहते हैं जी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कमर्शियली सेंसिटिव होती है सस्टेनेबिलिटी में, इट कैन पुट मी एट अ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज अगर मैं वो रिपोर्ट करूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं विंड पावर के लिए एक जगह ढूंढ रहा हूं धाबेजी में, एग्जाम्पल एज एन एंटिटी। अब मुझे फिक्र ये है, मैं लिख दूंगा कि मैं धाबेजी में इतने एकड़ की बड़ी जगह ढूंढ रहा हूं, और वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाएगी, तो जो पोटेंशियल सेलर है उसको तो पता है इन्होंने परचेज करनी है, तो ऐसा ना हो कि मुझे महंगी ज़मीन मिले। इट में इम्पैक्ट जो है ना माय कमर्शियल निगोशिएशंस, या मैंने कोई ऐसी इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे मेरी वाटर कंजम्पशन कम हो गई है, या मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई है प्रोसेस इंप्रूवमेंट में, या मेरी जो प्रोडक्ट मैंने बनाई है उसको एनर्जी एफिशिएंट कर दिया है, और मैंने ऐसा ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी का निकाला है जिससे मेरी फ्यूचर अर्निंग्स बड़ी इंप्रूव होंगी और कैश फ्लोज बेहतर हो जाएंगे। अब स्टैंडर्ड तो कहते हैं ना, वो एनी अपॉर्चुनिटी, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लोज, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कैश फ्लोज पे हो सकते हैं। तो अगर मैं ये लिख दूंगा कि मैंने ये इन्वेंशन की है जिसकी वजह से मेरे इतने मेरे जो है ना प्रोडक्ट की एफिशिएंसी आएगी और उसकी वजह से मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे, तो मेरा कॉम्पिटिटर जो अभी उस स्टेज पर नहीं है, मेरी उस इंफॉर्मेशन को लेके उसे लीड मिल जाएगी, तो मेरा कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो जो मुझे बेनिफिट, जब तक वो मुझे कैचअप करें 2-3 साल में, तो 6 महीने में कर लेंगे। तो उसके लिए कहता है कि ये एग्जाम्पशन है अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, सिर्फ अपॉर्चुनिटी। रिस्क तो वो चीज़ है ना कि वो नेगेटिव है, वो डिस्क्लोज करके वो उससे आप मतलब छुपा नहीं सकते, लेकिन अपॉर्चुनिटी को आपने रिपोर्ट करना है। इफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज कमर्शियली सेंसिटिव, इट कुड बी ओमिटेड फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। क्राइटेरिया क्या है? द इन्फॉर्मेशन इज पब्लिकली, वैसे ही आप बता चुके हैं कि जी हम विंडमिल लगाने वाले हैं, हम जगह ढूंढ रहे हैं धाबेजी में, फिर कहें नहीं जी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं डालूंगा, ये तो गलत बात हो गई। तो वैसे ही पब्लिकली डिस्क्लोज कर चुके हैं आप, पब्लिकली दुनिया में बता चुके हैं जी हमने बड़ी रिसर्च एंड इनोवेशन करके हमने जो है ना ब्रेक थ्रू निकाल लिया है। तो जब पब्लिकली कर लिया डिस्क्लोज, तो अब फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में डालने से क्या चला जाएगा? इंफॉर्मेशन वो है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। डिस्क्लोजर सीरियसली प्रेजुडिस द रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और अल्टरनेटिव वे में एग्रीगेटेड या हाई लेवल में उसे डिस्क्लोज करना भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप अल्टरनेटिवली उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं इन सम वे, तो हाई लेवल पे डिस्क्लोज कर दें, वो भी नहीं डिस्क्लोज कर सकते तो फिर आप छोड़ दें, फिर एग्जम्पशन है। और जब आप ये एग्जम्पशन यूज करेंगे तो उसे आप रीअसेस भी करेंगे। The company has entered into advanced discussion regarding sustainability-linked commercial arrangements that may result in incremental revenue. इतना disclose कर दें आप। Management has determined that further disclosure would materially prejudice company's commercial interest. क्या है? Exemption जो यूज किए उसे डिस्क्लोज करना है। कैसे डिस्क्लोज करना है? ऐसे डिस्क्लोज करना है। अगर आप एग्जाम्पशन कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, लेकिन जब एग्जम्पशन यूज करेंगे तो फिर उसको डिस्क्लोज करेंगे कि मैनेजमेंट हैज डिटरमिन्ड दैट फर्दर डिस्क्लोजर वुड मटीरियली प्रेजुडिस द एंटिटीज कमर्शियल इंटरेस्ट, हम नहीं कर रहे। जैसे यहाँ देख लें, ग्रुप हैज आइडेंटिफाइड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, जनरल बात कर ली, वैल्यू चेन में दैट आर एक्सपेक्टेड टू एनहांस माय रेजिलियंस एंड रिड्यूस कॉस्ट। क्या है, क्या करेगी? प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, ये नहीं बता रहे हम। स्पेसिफिक डिटेल्स हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड वेयर मैनेजमेंट हैज डिटरमिन्ड दैट डिस्क्लोजर विद सीरियसली प्रेजुडिस, ये वर्ड यूज करते हैं आप, सीरियसली प्रेजुडिस कॉम्पिटिटिव पोजीशन, या वुड सीरियसली मटीरियली prejudice entities commercial interest या competitive position. Accordingly the group has applied exemption जो कि permitted है, ये disclose करना पड़ेगा। Disclose the exemption है but disclose करनी पड़ेगी that you are using that exemption, इतना transparent होना पड़ेगा। No exemption for risks cannot be used for risks, risk के बारे में आपने disclosure देना है। ये नहीं कह सकते कि physical
रिस्क की वजह से मेरी कोस्टल रिफाइनरी को खतरा है या प्लांट को, या ड्रॉट की वजह से मेरी सोर्सिंग महंगी हो सकती है आने वाले वेदर में, जो है ना, हो सकता है कि कहत साली हो जाए, मेरा सप्लाई चेन रिस्क पे है। ये अगर रिस्क है तो मुझे डिस्क्लोज करना है, भले मुझे ऐसा लगे कि डिस्क्लोज करके मैं अपने आप को वल्नरेबल साबित कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये रिस्क आपका है तो ये रिस्क इंडस्ट्री का भी होगा, आप ज़रूर करें इसे डिस्क्लोज, इसके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ये हो गई जनाब इसकी फंडामेंटल्स की बात। फिर एक प्रिंसिपल कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कनेक्टिविटी पे मैं बाद में आऊँगा। तो ये हमने आज जो बातें की हैं ये बेसिक्स हैं। इतने लेक्चर्स आप सस्टेनेबिलिटी में ये भी देखेंगे, पहले शुरू के 2 लेक्चर्स हैं 3 के सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड है क्या, फिर इसमें क्या स्कोप है, कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन का भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद कोर कंटेंट पे आएंगे। मैं यहाँ पे करके थोड़ा सा 5 मिनट स्पेंड करता हूँ, जो आज हमने किया है उसको लिंक करता हूँ मैं विथ MCQs एक हमारे पास हैं, मैं उन्हें खोलता हूँ। आप मुझे क्विकली बताते जाएंगे, आंसर चैट में लिखते जाएंगे अभी तक जो हमने बात की। IFRS S1 focuses on sustainability related information that reflect primary stakeholders' interest, reflect organizations' impact on wider environment, influence expected cash flows, cost of capital, access to finance, or those which are required by UN sustainability development goals and local laws। जी बताइए, what is true? IFRS S1 क्या मैंडेट करता है, कौन सी इंफॉर्मेशन, A B C D बताइए। C of course all that information जो हमने बार बार पढ़ा, that has an impact on entities cash flows, cost of capital और access to finance यानी prospects। बिल्कुल सही अली इमरान, C yes सही C excellent। नंबर 2 पे आ जाते हैं। which type of sustainability related matters must be disclosed? All significant that have been reported in media, matters that affect societies significantly on account of entities' outputs, matters that would reasonably affect entities' prospects, या all ESG matters। बताइए A B C क्या है भाई, यहाँ भी C है yes, क्योंकि एंटिटी के वो सारी चीज़ें जो एंटिटी के प्रॉस्पेक्ट्स को रहे, सारे ESG मैटर्स नहीं, वो मैटर्स दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है ना, मीडिया में अगर कोई चीज़ रिपोर्ट हुई है, इंडस्ट्री कर रही है कि जी हो सकता है वो रेलिवेंट हो सकता है वो रेलिवेंट ना हो आपके लिए। IFRS S1's core requirement is that sustainability information must focus on short to medium term risk, be identical with connected disclosures, provide decision useful insight to primary users, account for all forward looking information। कोर रिक्वायरमेंट क्या है? वैसे तो ये बाकी बातें भी ठीक हैं, लेकिन कोर बात क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए बताइए जी। अगेन ये भी सी है, आइडेंटिकल विथ एंड कनेक्टेड टू तो होगा, लेकिन आइडेंटिकल विथ जरूरी नहीं है। ठीक है ना, कनेक्टेड टू तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, लेकिन कोर रिक्वायरमेंट क्या है कि वो सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी है जो कि यूजफुल हो फॉर प्राइमरी यूजर्स, फॉर प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेस, कैपिटल प्रोवाइडर्स को। तो अगेन सी विन कर रहा है अभी तक। IFRS S1 differs from traditional ESG reporting because सारे मटेरियल सस्टेनेबिलिटी रिस्क या वो रिस्क दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स, तो ये नहीं हुआ, जरूरी नहीं है सारी क्वांटिफिकेशन चाहे। लिंक सस्टेनेबिलिटी मैटर्स टू एंटरप्राइज कैश फ्लोज रादर देन ब्रॉड सोसाइटल इम्पैक्ट्स, एम्फसाइजेस ऑन द नीड फॉर GSG रिपोर्टिंग। बुनियादी बात क्या है, डिफर्स फ्रॉम ESG रिपोर्टिंग इज दैट इट लिंक्स सस्टेनेबिलिटी टू एंटरप्राइज कैश फ्लोज, एक्सेस टू फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसे ही है भाई। फिर आइए अंडर IFRS S1 which users are primary users? इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। ठीक है, जनरल पब्लिक, रेगुलेटर्स, एम्प्लॉइज, ये भी स्टेक होल्डर्स हैं, बट ये प्राइमरी स्टेक होल्डर्स या प्राइमरी यूजर्स नहीं कहलाते, ये प्राइमरी टारगेट नहीं है। ठीक है, स्टेक होल्डर्स हैं ये भी, बट नॉट द प्राइमरी।
तो इसमें भी सी आ गया। क्वेश्चन 6 पे आ जाएं। IFRS S1 रिक्वायर्स एट द रिपोर्टिंग बाउंड्री क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन 6 का आंसर बताएं। क्वेश्चन 6 तब बताएं। क्वेश्चन 6 जी अली, जी सईद, यस डी मैचेस द बाउंड्री यूज्ड फॉर IFRS फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड जो भी रिपोर्ट बनेगी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हमें बनानी है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का पीरियड भी वही होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड है, उसकी डेफिनेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी भी वही होगी जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग एंटिटी की डेफिनेशन है। अगर कंसोलिडेटेड है, पेरेंट सब्सिडियरी सारी आ रही हैं, तो सस्टेनेबिलिटी की भी आप पेरेंट सब्सिडियरी सबकी इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि फिर अल्टीमेटली सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक करना है। तो अगर सस्टेनेबिलिटी में 6 एंटिटियाँ होंगी, यहाँ पे 12 एंटिटियाँ होंगी, तो ये लिंक ही नहीं हो सकेगा। तो सस्टेनेबिलिटी की इंफॉर्मेशन भी उसी रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए देनी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, उसी पीरियड की देनी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड है। तो यहाँ पार्ट डी हो गया। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सब्सिडियरीज? क्या जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग सब्सिडियरीज कि सब्सिडियरीज आर इंक्लूडेड ओनली इफ दे पब्लिश देयर ओन रिपोर्ट्स, सब्सिडियरीज फॉलो सेपरेट बाउंड्रीज, ऑल कंसोलिडेटेड फॉल, सब्सिडियरीज कैन बी एक्सक्लूडेड इफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनली। तो 7 का आंसर क्या आएगा भाई? 7 का आंसर आ गया सी। यस, बिल्कुल सही है अली, एवरीबॉडी वेरी गुड। जितनी कंसोलिडेटेड सब्सिडियरीज आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाउंड्री के अंदर आ रही हैं, वही सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की बाउंड्री है। अ मटेरियल रिस्क अराइजिंग फ्रॉम अ की सप्लायर मस्ट बी डिस्क्लोज्ड बिकॉज, क्यों? इट में इम्पैक्ट रेपुटेशन, इट में इन्फ्लुएंस कैश फ्लोज, सप्लाई चेन रिस्क मस्ट बी रिपोर्टेड सेपरेटली, इसलिए कहता है IFRS S1। आंसर इज बी। रेपुटेशन का भी उस वक्त ही इंपॉर्टेंट काम है जब रेपुटेशन मेरे कैश फ्लोज को इंपैक्ट करे। मैं इसलिए रेपुटेशन को नहीं ले रहा कि बिकॉज ऑफ माय रेपुटेशन, मैं रेपुटेशन के इश्यूज को इसलिए लूंगा कि रेपुटेशनल इश्यूज मे अल्टीमेटली इम्पैक्ट माय कैश फ्लोज एंड एंटरप्राइज वैल्यू। If there is a reputation issue which is not going to impact my cash flows or value, then I will not take it. It's my judgment call. Naturally जब assurance होगी तो auditor भी देखेगा। तो ultimately क्या है? Ultimately ये है, it may influence my future cash flows and enterprise value. तो part B, yes. A downstream risk such as product safety affecting future sales must be disclosed. क्यों? Because कैसे सोसाइटी में प्रोडक्ट सेफ्टी है, तो सोसाइटी में जो है ना वो प्रोडक्ट सेफ्टी की वजह से कोई सेफ्टी इंसिडेंट ना हो जाए, इसलिए कर रहे हैं। इट में हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ब्रांड वैल्यू, इट में अफेक्ट फ्यूचर रेवेन्यूज एंड कैश फ्लोज, लोकल लॉस। हम इसलिए ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अल्टीमेटली अगर ये सारी चीज़ें मेरे कैश फ्लोज और रेवेन्यूज के इम्पैक्ट नहीं कर रही तो रेलिवेंट नहीं है। हम बड़े टारगेटेड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। व्हाट इज रेलिवेंट फॉर एंटिटीज, प्राइमरी यूजर्स, और व्हाट आर उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हम कहते हैं उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है दैट कैन इम्पैक्ट एंटिटीज फ्यूचर रेवेन्यूज एंड कैश फ्लोज इन ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू एंड कैश फ्लोज, यू नो। तो नेचुरली अगर कोई सेफ्टी का इशू होगा, वो उससे सोसाइटी का इशू होगा, आपके ब्रांड पे इम्पैक्ट आएगा, बट अल्टीमेटली मुझे क्या देखना है कि उसका इम्पैक्ट इतना है सीरियस that is going to have an impact on my cash flows and revenue, तो फिर मैं रिपोर्ट कर लूँगा। ठीक है। अगर कोई छोटा मोटा ऐसा इशू है चूँकि लॉ के हिसाब से नहीं होना चाहिए, मुझ पर पेनल्टी लग सकती है, लेकिन इतना मटेरियल नहीं है कि इट में इम्पैक्ट माई फ्यूचर कैश फ्लोज एंड रेवेन्यू, तो फिर तो मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर है सिग्निफिकेंट, जैसे व्हीकल्स में होता है भाई, पता चला जी एयरबैग का इशू आ गया, ब्रेक्स का इशू आ गया, कोई और इशू आ गया, और इट कैन हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन दी एंटिटीज, अल्टीमेटली कोई इंसिडेंट हो गया ऑन द ब्रांड वैल्यू, या कोई बड़ी रेगुलेटरी फाइन लग सकता है, या फ्यूचर या ना आपको प्रोडक्ट रिकॉल करनी पड़ जाती है। फार्मा में ये होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये होता है, फूड इंडस्ट्री में होता है, तो उसका सीरियसली इम्पैक्ट भी आएगा फिर, तो नेचुरली उसे रिपोर्ट करना है। लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ दीज बट बिकॉज ऑल दीज थिंग्स अल्टीमेटली इम्पैक्ट दिस, यानी पार्ट सी। फिर आगे
क्वेश्चन 10, मटीरियलिटी इन IFRS इज बेस्ड ऑन स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, कि मेरे एक शेयर होल्डर को बहुत शौक है कि जी जो है ना एक चीज़ की जाए तो इसलिए वो मटीरियल है, या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए मटीरियल है, या एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर्स डिसीजन है, या नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है। अगेन पार्ट सी, और पार्ट सी क्या है कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। A low probability event must be disclosed when it may attract media attention. No. It could significantly affect enterprise value. Yes. It relates to serious social impact. The IFRS बड़ा investor focused है, societal impact वगैरह हो सकता है वो, लेकिन तब है जब it may impact enterprise value. ये है important बात, इसलिए नहीं कि competitor ने रिपोर्ट किया हुआ है या मीडिया हो सकता है इसको पकड़ ले, no. सो यहां तक हम रखते हैं, बाकी बातें हम करते हैं अगली बार। इसमें भी आगे मटीरियलिटी की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो हम करते हैं बाद में। आज के लिए इतना बहुत है टू स्टार्ट विथ, टू अंडरस्टैंड द स्कोप, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टू बी रिपोर्टेड, ठीक है। तो मज़ीद हम इंशाअल्लाह डिस्कशन करेंगे, या बल्कि हम एक आध कर लें MCQs और भी। चलें मैं एक ये पढ़ते हैं, एक सिनेरियो पढ़ लेते हैं, चलिए ये भी आपकी थोड़ी सी और विंडो ओपन हो जाएगी। ये कर लेते हैं, एक आध और MCQs ही हैं। अ मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी ऑपरेट्स अ रिमोट कोस्टल एसेट। जियोपॉलिटिकल एनालिसिस सजेस्ट करता है कि 5 से 6 साल में द होस्ट कंट्री इज लाइकली टू इनेक्ट अ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यानी ये वो मैकेनिज्म है जो यूरोप में लगा हुआ है, इसे CBAM कहा जाता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कि अगर आप कोई कोल एक्सपोर्ट करेंगे, आप भले वो कोल आपके यहाँ नहीं प्रोड्यूस हुआ, लेकिन आप इंडस्ट्री हैं यूरोप में, कोई आप एक रिफाइनरी हैं और आप कोल जो है ना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो होस्टिंग कंट्री है, हो सकता है वो एक्सपोर्ट पे क्या लगा है सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर दे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आपकी कोल एक्सपोर्ट्स पे लग जाए, जहां आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आप पे टैक्स लगा दें कि जी जो आपकी प्रोडक्ट है, चूंकि आप कार्बन हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, सो उसकी वजह से जनाब आप पे टैक्स लग जाएगा आपकी प्रोडक्ट पे। तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इट विल इम्पैक्ट आपके एसेट इकोनॉमिक्स। द प्रोजेक्ट्स करंट इंटरनल वैल्यूएशन यूजेस अ 10-year horizon and shows strong positive cash flows ignoring the potential carbon mechanism। अगर मैकेनिज्म आ जाएगा तो हो सकता है ये सीरियसली इम्पैक्ट हो जाए, तो अगर आपके एसेट पे हो सकता है इम्पेयरमेंट भी आ जाए। अंडर IFRS S1 व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैरेक्टराइजेशन फॉर दिस डिस्क्लोजर पर्पसेस? 1. It is outside the scope of S1 because regulation is not yet enacted and is a potential political risk, not a sustainability risk. It is a sustainability risk that may be disclosed because it could reasonably affect entities' cash flow and access to finance in the medium to long term. वो कहता है वो सारे रिस्क जो शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म में आपको इम्पैक्ट करें, नॉट टुडे बट मे बी इन फ्यूचर एज वेल। It should be disclosed if a financial provision for decommissioning is recognized. ये बिल्कुल अलग बात है। It qualifies for commercially sensitive exemption as disclosing risk could prejudice negotiations. रिस्क के लिए कोई एग्जेम्पशन है? नो एग्जेम्पशन फॉर रिस्क, ठीक है। IAS 37 की प्रोविजनिंग की अलग बात हो गई। हम तो ये बात कह रहे हैं कि जी it is a sustainability risk that may be disclosed because it could reasonably affect फ्यूचर में आपके कैश फ्लोस को, आपके एक्सेस टू फाइनेंस को, आपके इंटरप्राइज वैल्यू को ये इम्पैक्ट कर सकता है। तो क्या बन गया? पार्ट बी बन गया जनाब। समझ में आ रही है हमें ये बात? सो ये एक हमने और कर लिया, एक हम और कर लेते हैं। आंसर इज बी। It requires disclosure that could reasonably affect entities' prospects. A 5 to 6 year horizon is squarely within long-term prospects for many industries. Option A is incorrect. Sustainability risk include regulatory and transition risk. Option C confuses disclosure with financial recognition. Option D misapplies the exemption which is for opportunities not for risks. एक और करते हैं और फिर क्लोज करते हैं। A technology company's R&D team has developed a low energy data processing architecture that could reduce operational cost by 30%. Disclosing the roadmap would allow competitors to catch up within a year or so. Management wants to omit details from the sustainability under IFRS S1. Which statement is correct?
The company can omit the details without disclosure that information is commercially sensitive. The exemption is not available because information related to cost saving, not a revenue generating. Any commercially sensitive any opportunity से related जो information है, that उसकी आप exemption claim कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ cost saving हो या revenue हो. लेकिन जब आप ये करेंगे तो फिर आपको डिस्क्लोज करना है कि आपने क्या की है, ये exemption अप्लाई की है. The company can omit the details but must disclose that it has applied the exemption, the general nature of the opportunity. ये बात आपने करनी है. The exemption can only be used if a national law specifically permits. इसका लॉ से ताल्लुक नहीं है. Non-disclosure of sensitive. IFB6 requires disclosure of the fact that exemption has been used. तो पार्ट सी है जो कि इम्पोर्टेंट बात है. ठीक है. The company can omit the details but must disclose that it has applied the exemption. This is important बात. तो ये बहरहाल हैंड आउट आपके पास उसमें भी मौजूद है, यहाँ भी हमने डिस्कस कर लिया. तो आप IFRS S1 को पढ़ना शुरू करें. अब आइडिया ये था कि आज हम आपकी थोड़ी सी और विंडो ओपन करें. लेक्चर में भी ये बातें मौजूद हैं, थोड़ा उसको हम और आसान ज़बान में भी, थोड़ा समराइज्ड वे में, आसान ज़बान में उसे एक्सप्लेन करें. मज़ा आपको इन लेक्चर्स का तब आएगा जब आप, यानी इन वेबिनार्स का तब आएगा जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के आएंगे, सो दैट यू कैन इंटरेक्ट विथ मी. आपके कोई क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछें. बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया. ठीक है ना. मैंने जैसे पहली ओरिएंटेशन क्लास में कहा था, ये हमारी लाइफ टाइम में इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ प्रोफेशंस मैंडेट. अब आप देखें, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा कंपनी के सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ की रिपोर्टिंग करेंगे. फिर आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि उस रिपोर्टिंग में आप कंपनी की स्ट्रेटजी के बारे में लिखेंगे, आप उसकी गवर्नेंस के बारे में लिखेंगे. यू नो, सो इट्स मूविंग फ्रॉम जस्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है. So this is an expansion in the mandate. It's a very very interesting area, sustainability reporting. पूरी एक रिपोर्ट बनाएंगे आप, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं ऐसे सस्टेनेबिलिटी की पूरी रिपोर्टिंग होगी, जिसमें कंपनी के सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क जो फ्यूचर में उसे इम्पैक्ट कर सकते हैं उसकी बातें करेंगे हम, और उसको रिपोर्ट करेंगे, और उसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं उसकी बातें करेंगे. फिर आगे जाके उसके मैट्रिक्स एंड टारगेट्स आएंगे एंड सो ऑन. So IFRS S1 is the most important standard. It's a foundational standard जो सारे concepts और foundations देता है. तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है. आज हमने इसे स्टार्ट किया है. आप इसके लेक्चर्स देखें. अगली क्लास में आप जितना इसे रीड कर सकते हैं रीड करके आएँ. अगली क्लास में मैं कोर कंटेंट तक चला जाऊँगा. आज हमने स्कोप की बात की कि IFRS S1 क्या है, what is not IFRS S1, what is IFRS S1, ट्रांजिशन प्रोविजनिंग SECP ने पाकिस्तान में क्या दिए हैं, इन हमारे कोर कंसेप्चुअल फाउंडेशंस ऑफ रिपोर्टिंग क्या है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, रेलेवेंस, मटीरियलिटी. ठीक है ना. फिर सिर्फ एक एग्जेम्पशन ये अलाउ करता है आपको, वो क्या, एक तो है कि लॉ ने मना कर दिया तो भले रिपोर्ट ना करें, बट कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन अपॉर्चुनिटी, इतनी बात हमने कर ली. अगली बात में हम इंशाल्लाह इसके मटीरियलिटी को हम और डिस्कस कर लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और हम कोर कंटेंट जो IFRS S1 में क्या कहता है जो रिपोर्ट करना है उसकी बात करेंगे. हमने ये बात भी कर ली और ये भी डिस्कस कर लिया कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की रिपोर्टिंग बाउंड्री एंटिटी वही होगी जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट उसी पीरियड की प्रोड्यूस की जाएगी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्टिंग पीरियड है. So with this, I conclude today's class. If you have any questions, any discussion, any comment, please feel free. देखें, बहुत ज़रूरी है कि आप ये वीकली वेबिनार्स लें, लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड हैं उन्हें सुन के आएँ और मुझसे आके डिस्कस करें, ताकि आपका ये टॉपिक, ये S1 बिल्कुल सॉलिड हो जाए. ये फाउंडेशनल स्टैंडर्ड है और ये फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी उतनी ही बड़ी और शानदार इमारत बनेगी इंशाल्लाह. जी दोस्तों, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनी डिस्कशन, एनी कमेंट? These webinars are for December, बट जो सितंबर वाले हैं उनको भी ये काम आएंगे. उनके लिए हम आखिर में एक आज जो है ना दिन एक डिटेल्ड जो है क्या कहते हैं एक वर्कशॉप भी एक दिन का कर लेंगे, जिसमें हम उनको जो चीज़ें रह गई हैं उनके एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन वो हम उनको और भी कवर करा लेंगे. सो फॉर सितंबर स्टूडेंट्स ऑल्सो दिस इज़ रेलिवेंट.
बस वो अपने लेक्चर की जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने की जो है ना अपनी स्पीड उनको बढ़ानी पड़ेगी, कोर्स कवरेज की स्पीड उनको बढ़ानी पड़ेगी। एनी अदर क्वेश्चन? Any other confusion? So no further question. जी, एक हमारे पास और उसका कमेंट क्या आया है? जी, हम पूरा कवर करेंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें, कोर्स की पूरी कवरेज होगी। और जब भी हम थोड़ा सा वार्म अप हो जाएं तो उसके बाद जो हमारा प्रीवियस मॉडल पेपर है वो तो खैर वैसे ही हमने सॉल्व किया हुआ है, जो पिछले अटेम्प्ट का पेपर है जिसका मैंने एनालिसिस आपको ओरिएंटेशन में दिया था वो भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, डोंट वरी, और एडिक्वेट प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, एग्ज़ाम फोकस्ड। सो ठीक है दोस्तों, अपना बहुत ख्याल करें। वील मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। अंटिल देन आप बिल्कुल टाइम अपने मसरूफियात से टाइम निकाल के लेक्चर्स को टाइम पे देखें, कोशिश करें कि 9 to 12 आवर्स आप स्पेंड करें अपने ऑन अ वीकली बेसिस ऑन दिस सब्जेक्ट। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह एंड वील मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे।